यह है क्लास 10th मैथ का क्रैश कोर्स। ठीक, कोर्स हम पीछे कर चुके हैं। अब हम यहाँ वो सवाल करेंगे जो या तो पेपर में आ चुके हैं या भविष्य में पेपर में आएंगे। ठीक, तो पहला है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न ही आएंगे। 20 प्रश्न आते हैं बहुविकल्पीय। तो उसमें एक पहला सवाल हमारे सामने है ये, साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 63 डिग्री का मान होगा। तो इसका मान निकालना है हमें। तो देखो क्या करेंगे, ये दे रखा है साइन 27 डिग्री अपॉन में कॉस 63 डिग्री। अब इसमें से किसी एक को हमें ब्रेक करना है, चाहे तो ऊपर वाले को कर ले चाहे नीचे वाले को, ये हमारी मर्जी। ऊपर वाले को हम ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे वाले को ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे देखो, कॉस का कॉस ही रहेगा 63 डिग्री। इसको चार एंगल होते हैं हमारे पास तोड़ने के लिए, 90, 180, 270 और 360। तो ये कितना है 63 यानी 63, ये 90 के ज्यादा नजदीक है, तो हम इसको 90 में तोड़ेंगे। अब 90 में से कितना घटाएं, 63 बचे, तो 90 में से 27 घटाएंगे। और जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या घटाएं, यानी ऊपर वाला नंबर ही घटाना पड़ता है। 90% क्या 99% सवालों में यही कंडीशन होती है, जो ऊपर वाला एंगल होता है वही घटा देते हैं। कंडीशन ऐसी होती है, वही घटाना पड़ता है। साइन 27 डिग्री कॉस 90। अब ये देखो 90 और 270 ये क्या होते हैं, चेंज हो जाएंगे। और 180 या 360 ये होगा तो ये नो चेंज रहेगा, यानी ये चेंज नहीं होंगे दोनों। और ये क्या था 90, तो ये चेंज होगा। ठीक, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। कितना हो जाएगा 27 डिग्री। ठीक, अब ये 90 वाला जो है ये हो गया चेंज, किस में आ गया, साइन में। पर ये कॉस वाला साइन क्यों हुआ, अभी कंफ्यूजन ये है। तो देखो साइन चेंज होगा कॉस में, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। इसी तरह टेन चेंज होगा कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में। इसी तरह सेक चेंज होगा कॉसिक में, और कॉसिक चेंज हो जाएगा सेक में, यानी ये आपस में चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ साइन होता तो कॉस हो जाता, कॉस था तो साइन हो गया। अब ये देखो दोनों एक जैसे बन गए, ये कैंसिल 1। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। इसमें प्लस माइनस भी देखना पड़ता है, ये तो माइनस था तो ये प्लस हुआ। अब इसके लिए चतुर्थांश पड़ा होगा, तो इसमें क्या होता है ASTC। ए मतलब ऑल, क्योंकि ये 90 माइनस है, यहाँ क्या होता है 90, यहाँ 180, यहाँ 270 और यहाँ 360। ठीक, तो चूंकि ये 90 माइनस है तो माइनस है पीछे जाएगा, प्लस होता तो आगे आता। ये डायग्राम जो है दिमाग में होना चाहिए। तो ये पीछे जाने पर ए यानी ऑल प्लस, तो क्या रहेंगे सभी माइनस। सपोज करो यही 90 प्लस होता तो ये किधर आता, इधर, यानी साइन और कॉसिक। साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसिक। तो साइन और कॉसिक प्लस रहते हैं, बाकी सारे माइनस। तो यहाँ क्या, जिसको हम चेंज करते हैं इसको देखते हैं, फिर ये क्या था कॉस, ना तो ये साइन है ना ये कॉसिक है, तो फिर ये कॉसिक क्या हो जाता है, फिर हम यहाँ माइनस लगाते हैं। तो क्योंकि ऐसी कंडीशन है नहीं, माइनस है तो वो पीछे चला गया और उसमें सभी प्लस होंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 कटने के बाद। और इस तरह के जो सवाल आएंगे 99% सवालों में आंसर 1 ही आएगा। बहुत कम चांसेस हैं, 1% चांसेस हैं कि सवाल कुछ इस तरह से दिया हो कि 1 के अलावा कुछ आंसर आए, वरना 99% सवालों में आंसर 1 ही आएगा। ये इस तरह से। ठीक, इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं सवाल। देखिए अगला प्रश्न, इसमें कह रहा है यदि cos a बराबर अंडर रूट 3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें साइन 2a का मान ज्ञात करना है। इसके करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम पहले साइन 2a का फॉर्मूला लगा लें। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए cos a, पर फिर वहां हमें साइन ए और cos a दो वैल्यू चाहिए होंगी। cos a की तो दे रखी है, साइन ए की निकालनी पड़ेगी।
कैसे निकालनी पड़ेगी? जब कोर्स किया होगा तब इसको पढ़ा होगा। कॉस ए बराबर, कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी आधार और कर्ण दे रखा होगा, लंब हम पाइथागोरस प्रमेय में लगा के निकालेंगे। फिर वहां से जब तीनों भुजाएं आ जाएंगी तो इजीली हम साइन की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन जो आसान तरीका है वो ये है कि जो भी चीज दे रखी है पहले उसको नोट करना। अब इसमें देखना कि ये जो वैल्यू दे रखी है कॉस ए बराबर में जो वैल्यू है वो कॉस में किसी एंगल की तो वैल्यू नहीं है। अब एंगल की वैल्यू कैसे? कॉस ए बराबर अंडर रूट 3/2। कॉस में अंडर रूट 3/2 कितने की वैल्यू होती है? तो साइन 60 के अंडर रूट 3/2 तो उल्टा कॉस 30 की। जब आपने याद किया होगा टेबल को तो इंटरचेंज होती है ना वैल्यू। तो ये कितने की वैल्यू हो जाएगी? साइन 30 की, सॉरी कॉस 30 की, क्योंकि वैल्यू हमें कॉस में ही चाहिए। अब कॉस से कॉस कट जाएगा, काटना नहीं है, केवल मन में धारणा बनानी की है, कट चुका। बचा क्या? ए बराबर 30 डिग्री। अब वैल्यू किसकी चाहिए थी? साइन 2a की। तो साइन 2 इंटू ए की जगह कितना रख देंगे? 30। इंटू क्यों लगाया? क्योंकि दोनों नंबर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है तो क्या लगाएंगे? गुणा। 2 इंटू 30, 32 जो कितना हो जाएगा? 60। अगर ये साइन 60 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 3/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला अंडर रूट 3/2। नोट करो इसे, फिर आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। दे रखा है 1 + tan² ए अपॉन 1 + cot² ए, इसका मान होगा। चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा होगा? इसका मान पूछा गया हमसे। 1 + tan² ए अपॉन 1 + cot² ए। इस सवाल को करने के भी दो तरीके आपके पास। एक तरीका क्या है? अगर दूसरा नहीं आ रहा तो इजीली वाला क्या है कि tan को हम तोड़ दें किसमें? साइन बटे कॉस में। और कॉट को तोड़ दें कॉस बटे साइन में, तो यहाँ साइन बटे कॉस हो जाएगा। इधर इसके अपॉन में 1 मानना पड़ेगा, फिर एलसीएम लेके करेंगे, कैंसिल करना पड़ेगा। आसान है पर थोड़ा सा लंबा है। ठीक। दूसरा तरीका क्या है? ये दो फॉर्मूले पड़े होंगे, sec² ए -tan² ए इक्वल टू 1। इस हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 1 + tan² ए की। तो 1 तो इधर है, इस tan को और उधर ले जाए, sec² ए यहीं रहेगा। ये माइनस का tan² ए जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का tan²ए। ठीक। इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है। दूसरा 1 + cot² की चाहिए, इसके लिए भी एक फॉर्मूला पड़ा होगा। cos² ए -cot² ए इक्वल टू 1। हमें यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए? 1 + cot²ए। 1 तो इधर है, cot को और ले जाए 1 की तरफ, तो दोनों नंबर एक साइड हो जाएंगे। ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक। अब ये जो सूत्र है इनका यूज करेंगे हम यहाँ पे। कैसे करेंगे? 1 + tan²ए, इसकी वैल्यू क्या है? sec²ए। तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम यहाँ। 1 + cot²ए, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे? cosec²ए। इनको ब्रेक कर देंगे क्योंकि ये तो आंसर में है नहीं। तो sec को किस में तोड़ते हैं? 1/cos में। और cosec को किस में तोड़ेंगे? 1/sin में। स्क्वायर जैसे लगे थे दोनों पे हमने लगा लिए। ठीक। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे? ऊपर वाला नंबर तो ऐसे ही लिखेंगे, पर जो नीचे वाला नंबर है इस नंबर को मल्टीप्लाई में पलट के लिखेंगे, यानी नीचे वाला ऊपर और नीचे ऊपर वाला नीचे। ये 1/sin² था, ये हो गया sin²1। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो sin²a हो जाएगा 1 से। इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही रहेगा। साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा? tan a। दोनों पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा? फोर्थ वाला tan²
ए। ठीक है, नोट करो इसे, फिर आगे देखते हैं प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब a बराबर है, यानी a का मान इनमें से कौन सा होगा, तब ये दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, बराबर। ठीक है, और ये अगर ये दोनों बराबर होगी तो क्या हो जाएगा, सत्य। तो हमें a का मान निकालना है, a का मान जो भी आएगा दोनों तरफ रखना और हल करेंगे सवाल को, तो आंसर एक ही आएगा, पर हमें हल नहीं करना, हमें सिर्फ एक ही वैल्यू बतानी है। क्या दे रखा है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। अब साइन 2a का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, क्या होता है साइन 2a का फॉर्मूला, 2 साइन ए का फॉर्मूला, सॉरी साइन 2a का 2 साइन ए कॉस ए। और ये जिस तरह फॉर्मूले में साइड से लिख रहा हूँ, पेपर में जब आप सवाल करोगे तो फॉर्मूले को इसी तरह साइड से लिखना, ये ध्यान रखना, फॉर्मूला जरूर लिखना है। और यहाँ जब कॉपी पे सवालों को करते हो, घर पे रिवाइज करते हो, तभी भी फॉर्मूले जरूर लिखा करो साइड से। साइन 2a की जगह फॉर्मूला लगा देंगे कितना, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए, 2 साइन ए इधर भी, तो इसको अपॉन में ले जाएंगे। क्यों जाएगा अपॉन में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो गुणा, और गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, बटे में। प्लस माइनस में होता तो दूसरी तरफ जाकर उसका चिन्ह बदल जाता, पर ऐसी कंडीशन नहीं है, गुणा में है तो बटे में। 2 से 2 कैंसिल, साइन ए से साइन ए, कॉस ए, इधर सब कुछ कट गया, बचा 1, जो भी पीछे किया था वही यहाँ पे। कॉस में 1 कितने की वैल्यू होती है, कॉस 0 की, टेबल याद रखना, उसमें देखना टेबल में, कॉस 0 की वैल्यू होगी 1, कॉस से कॉस कैंसिल, ए का मान कितना हो जाना है 0। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, फर्स्ट वाला। ठीक है, नोट करो इसको, फिर आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। चार ऑप्शन है, कौन सा होगा, ठीक। किसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का चतुर्थांश, पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश यानी चौथा भाग है, तो बटे में 4 लगा लो, चौथा हो जाएगा। तीसरा भाग पूछा जाए, बटे में 3 लगा दो। दूसरा भाग पूछा जाए, बटे में 2 लगा दो। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पाई स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 22/7, कोई मतलब नहीं। उसके बाद बचा आर स्क्वायर, तो हमें आर की वैल्यू चाहिए, पर आर की वैल्यू तो सवाल में दे नहीं रखी है, पर उसके लिए कंडीशन दे रखी है 22 सेंटीमीटर परिधि। तो पहले हम इसका यूज करके आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, उसके बाद फिर इसके वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो दिया है, क्या दिया है, वृत्त की परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर। ठीक, अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर, परिधि क्या होगी, ये है वृत्त, तो ये जो है पूरा, ये इसकी परिधि है, कितनी होगी, 2 पाई आर, यहाँ 2, पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7, पाई बराबर, ठीक। आर की वैल्यू हमें नहीं पता, निकालनी है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं थे, हमने गुणा लगा दिया 22। हमें आर की वैल्यू चाहिए तो आर को यहीं रोकेंगे, बाकी सारे नंबर हटाएंगे यहाँ से। कैसे हटाएंगे, पहले तो इस 22 को लिख लो, ये सब गुणा में है, कोई भी प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस होता उधर जाके उसका चिन्ह परिवर्तित यानी बदल देते, पर ऐसा नहीं है, सब गुणा भाग में। तो बटे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर, ऊपर वाली कहाँ जाएंगी, नीचे। 22 से 22 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर बचा 7, नीचे 2। पर हमें क्या चाहिए था, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब ये चतुर्थांश यानी चौथा भाग है,
तो बटे में 4 लगा दो। पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू ये रही 7/2। स्क्वायर है तो 2 बार लिख देना, और एक ये बटे में 4 को इसको ऐसे अलग से लिख दो। ऊपर एक लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहो तो यहीं पे इसकी गुणा में लगा सकते हो। अब जो कुछ कटना है उसको काट दो। 2 से 11 बार में ये कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। 7 से 7 कट गया, बाकी तो कुछ कटना नहीं है। 11 गुणा 7, एक को लिखने से कोई फायदा नहीं, बटे में 2 गुणा 4, 11 सत्ते 77, और ये 2 चौक 8, 77/8 है कहीं पे? हाँ जी ये है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसलिए यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यही आयतन होता तो क्या होता? सेंटीमीटर क्यूब। क्षेत्रफल किसी भी चीज का हो, हमेशा यूनिट उसकी स्क्वायर में होती है। ठीक, नोट करो उसको, फिर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहे हैं कैप्सूल संयोजन है, यानी कैप्सूल किस तरह से संयोजित होता है, किन किन चीजों से मिलकर बनता है? 2 शंकुओं का, एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का, एक बेलन एवं एक अर्धगोले का, या फिर एक बेलन एवं 2 गोलों का। ठीक, देखो ये होता है शंकु, ये होता है गोला, और ये इस तरह का ये बेलन होगा, अर्धगोला भी है, ये अर्धगोला हो जाएगा। ठीक, आधा गोला। इनमें से किसकी आकृति है? देखो कैप्सूल क्या होता है? जो दवाई में इस्तेमाल होने वाला कैप्सूल होता है उसी की बात हो रही है यहाँ। इस तरह से, तो ये आकृति क्या बनी? बेलन की। ये आकृति क्या बनी? अर्धगोले की। और ये आकृति क्या बनी? अर्धगोले की। तो इसमें क्या क्या लगा? एक बेलन लगा, और ये 2 अर्धगोले। तो ये किसका संयोजन है? एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का, सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक, नोट करो उसको, फिर आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहे हैं यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक होगा। ठीक है, माध्य तथा बहुलक क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम से। पहला माध्य है तो माध्य कितना है? 32, बहुलक कितना है? 35, और ज्ञात क्या करना है हमको? माध्यक। ठीक, तो जो चीजें दे रखी है वो लिखोगे। क्या दे रखा है? माध्य कितना है? 32। फिर बहुलक ये कितना दे रखा है? 35, और ज्ञात क्या करना है? माध्यक। तो यहाँ एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे। 3 गुणा माध्यक, इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी नहीं पता, तो ऐसे ही रहने देंगे इसको, बराबर बहुलक कितना दे रखा है? 35, प्लस 2 गुणा माध्य कितना दे रखा है? 32, माध्य की जगह लगा दिया। 3 गुणा माध्यक बराबर 35 प्लस 32 दूनी 64, दोनों के बीच में गुणा लगा दी। 3 गुणा माध्यक, उनको जोड़ देंगे, 5 और 4 9, 6 और 3 9। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? माध्यक की। तो बराबर के इधर केवल यही रहेगा, ये 3 हटेगा, गुणा में है कहाँ चला जाएगा? बटे में। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो माध्यक कितना आ गया? 33। ठीक, और ये फॉर्मूला जो है इसको याद रखें। तो माध्यक कितना हो जाएगा? 33, यानी फोर्थ वाला पार्ट जो है इसका वो ठीक हो जाएगा। नोट करो उसको, फिर आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित बारंबारता सारणी का
बहुलक वर्ग होगा। तो ये एक बारंबारता सारणी दे रखी है जिसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है। तो इसमें ये पूछा है इसका बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो जब भी बहुलक वर्ग पूछा जाएगा तो आप ये देखना कि सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है। सबसे ज्यादा बारंबारता है 19, और 19 किस वर्ग अंतराल में आ रही है, 15 से 20 में। तो इसका वर्ग कौन सा हो जाएगा, 15 से 20 वाला, यानी सेकंड वाला। ठीक है, वो करो उसको, फिर आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी हम दो पासों को, पासे मतलब जो लूडो खेलने वाले होते हैं, तो वो पासे को अगर हम एक साथ, दो पासे एक साथ उछालें तो दोनों पासों पर जो संख्या गिरेंगी उनके 10 होने की, दोनों को मिलाकर 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक, ध्यान से समझो। पहले तो ये समझो कि 10 कब हो सकते हैं, अगर पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, तो टोटल 10 हो जाएगा। अगर पहले पे 5 और दूसरे पे भी 5 आ जाए तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 10। मतलब टोटल जो है 10। तो यानी दो चांस है, या तो इस तरह से आ जाए या फिर इस तरह से। दो कंडीशन में टोटल 10 हो सकता है। ठीक, अब देखो टोटल नंबर कितना होगा, क्योंकि इसमें सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए टोटल, क्योंकि टोटल हमें रखना होता है हमेशा प्रायिकता में अपॉन में। अब कितने पासे हैं, दो पासे। तो दो पासों को जब हम एक साथ उछालेंगे तो देखो क्या कंडीशन हो सकती है। फिर मान लो पहले वाले पे 6 आ गया, तो दूसरे वाले पासे में कुछ भी नंबर आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, यानी 6 के 6 नंबर में से कुछ भी आ सकता है। तो अगर इधर एक नंबर आया तो उधर कितने आ जाएंगे, 6 तरह से कोई भी नंबर आ जाएगा। ठीक, तो कुल नंबर कितने हो जाएंगे, 6 नंबर पहले वाले पासे से गिर सकते हैं और 6 नंबर दूसरे वाले पासे से। टोटल नंबर गिर सकते हैं कितने, 12। अब 12 और हो जाएंगे। 12 और क्यों हो जाएंगे, क्योंकि पहले वाले पे अगर सही नंबर गिर गया, हो सकता है दूसरे वाले पे सही नंबर ना गिरे। एक कंडीशन ये बढ़ गई। दूसरे वाले पे सही गिर गया, पहले वाले पे सही नहीं गिरा, तो फिर वही कंडीशन, यानी 2 बार और फिर उतनी बार उछालना पड़ जाएगा। तो दोनों पासे जो है, 6 का डबल करो 12, और फिर दूसरे वाले पासे का भी डबल करो 12। कितना हो गया टोटल, 24। तो टोटल तो रखना नीचे, और जितने आने के चांसेस हैं वो रखना ऊपर। कितने चांसेस हैं, ये दो चांसेस हैं, इनको कैंसिल कर दोगे। दो एकम दो, दो एकम दो, दो दूनी 4, ऊपर एक नीचे 12। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी फर्स्ट वाला। ठीक है, नोट करो इसको, फिर आगे देखते हैं इसका प्रश्न। चलिए अगला सवाल देखिए। जैसा सवाल पीछे था कुछ वैसा ही है, पर वहां पासे दो थे, यहाँ एक है। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी हम एक पासे को एक बार उछाल रहे हैं, तो फिर जब वो पासा गिर रहा है तो उस पासे पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी क्या चांसेस है कि उस पर सम संख्या आ सकती है। तो क्या प्राप्त करना है, प्रायिकता। ठीक, अभी पीछे सवाल मत आया टोटल नीचे। एक पासे को हम उछालेंगे तो उस पे कितने नंबर गिर सकते हैं, कुल नंबर 6 होते, 6 में से कोई भी गिर सकता है, यानी टोटल हो गया 6। 1 से 6 तक ही नंबर होते हैं, और उसमें से सम हो, ये प्रायिकता क्या होगी। तो सम संख्या क्या होंगी, पासे पर 1 से लेके 6 तक की संख्याएं होती है। इसमें से सम कौन कौन सी है, 2 4 6। तो इनमें से कोई भी संख्या गिर जाए तो वो सम हो जाएगी। तो कितनी संख्याएं हुई, 1 2 3, तीनों में से कोई भी गिर सकती है। टोटल नीचे और जितने चांसेस हैं आने के वो ऊपर। कैंसिल कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये हो गया इसका प्रश्न थर्ड आंसर। ठीक, नोट कर लो इसको। ठीक है।